नमस्कार साथियों। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करने का प्रयास करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री के अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्न और उनके उत्तर आपको कैसे लिखने हैं, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। आपको बता दूं कि आज की वीडियो के माध्यम से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, इसके अलावा और भी कई चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, महाराजा सुहेल देव सहारनपुर विश्वविद्यालय, या ऐसे बहुत सारे विश्वविद्यालय जिनकी परीक्षाएं लिखित हो रही हैं, उन सभी के लिए यह लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। बहरहाल ऑब्जेक्टिव वाले बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इसमें आप बहुत सारी जानकारी पढ़ेंगे। चूंकि सिलेबस वही है, पैटर्न पेपर का अलग अलग विश्वविद्यालय अलग अलग तरीके से करवाते हैं। तो किसी भी यूनिवर्सिटी से आप संबंधित हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत आपका सिलेबस अगर शामिल है तो आपको यही सिलेबस पढ़ना होता है। क्या जब आप एंशिएंट हिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ते हैं, सेमेस्टर 4 में होते हैं, यानी कि 4th सेमेस्टर में बीए के, तो आपको पढ़ना होता है पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया 100 ईस्वी से लेकर के 1300 ईस्वी तक के बारे में, दक्षिण भारत का इतिहास आपको पढ़ना होता है। अब आइए जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो 2025 और 2026 की परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हैं। महामैराथन महासंग्राम क्लास में आप सभी का स्वागत है। रिवीजन क्लास में, इस क्लास के माध्यम से आप इकाई संख्या 1 से लेकर के इकाई संख्या 8 तक के बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और उनके उत्तर आपको कैसे लिखना है ये भी आपको इस स्क्रीन पर दिखेगा। ठीक है, चले जानने का प्रयास करते हैं। और ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो परीक्षाओं में लगातार पूछे जा रहे हैं, तो एक एक चीजों को आपको बहुत ही बारीकी के साथ समझाते हुए हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो रिवीजन क्लास है, आप सभी लोग आ जाइए भाई। सभी बच्चों को, अपने अपने दोस्तों को, अपने सभी बुला लीजिए, अपने अपने दोस्तों को। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है भाई, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। चले, पहला क्वेश्चन आपकी परीक्षा में जो लगातार पूछा जा रहा है क्वेश्चन वो है, गोविंद द्वितीय कौन था? बताएं, गोविंद द्वितीय के बारे में कुछ बताएं। देखिए, गोविंद द्वितीय की अगर बात की जाए तो गोविंद द्वितीय कृष्ण प्रथम के शासन काल में ही युवराज बन चुका था, क्योंकि कृष्ण प्रथम का ये कौन था? पुत्र था गोविंद द्वितीय। तो ये कृष्ण प्रथम जब राजा थे, उन्हीं के राज्य में ये युवराज की पदवी पर आ चुका था। परंतु 722 ईस्वी में अपने पिता की मृत्यु के पश्चात गद्दी पर बैठा, यानी पिता कृष्ण प्रथम की जब मृत्यु हो जाती है तब गद्दी पर कौन बैठता है? गोविंद द्वितीय बैठता है। तो गोविंद द्वितीय कृष्ण प्रथम का पुत्र था। उनके राज्यकाल में या उनके शासनकाल में ही ये युवराज बन जाता है। और युवराज बनने के कुछ ही दिनों के बाद में आप देखते हैं 722 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है किसकी? कृष्ण प्रथम की। तब ये गोविंद द्वितीय जो है गद्दी पर बैठता है। गोविंद द्वितीय अपने पिता के समान एक योग्य शासक था, क्योंकि कृष्ण प्रथम का भी नाम बड़ा जो है आदर के साथ दिया जाता है विश्व मतलब की भारतीय इतिहास में, दक्षिण भारत के इतिहास में। तो योग्य शासक मतलब कि योग्य शासक एक प्रकार से कृष्ण प्रथम के भांति ये बिल्कुल भी नहीं था। यह बेसिकली गोविंद द्वितीय जो था ये एक विलासी शासक था। विलासी मतलब कि हर एक चीज में आप देखते हैं, जैसे मांस मदिरा से लेकर के और तमाम प्रकार की और भी चीजें आप देख रहे होंगे, जैसे विलासी प्रवृत्ति, जैसे कि आप देखते हैं और भी तमाम प्रकार के इसमें चीजें आ सकती हैं। इसके अलावा धुलिया के लेख से विदित होता है, धुलिया एक लेख है, उससे पता चलता है कि गोविंद द्वितीय राजा बनने के पश्चात अपने छोटे भाई ध्रुव को नासिक और खानदेश का गवर्नर नियुक्त करता है। ये सब जानकारी मिलती है, यानी अपने पिता की भांति ये ठीक ठाक बिल्कुल भी नहीं। कृष्ण प्रथम का नाम बड़ा आदर से ले आता था, लेकिन उन्हीं का पुत्र था ये, इसका एक प्रकार से उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका नहीं रही। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे बन सकता है, अमोघ वर्ष कौन था? अमोघ वर्ष कौन था? ये सब अति लघु उत्तरीय में ऐसे क्वेश्चन आपसे आएंगे। देखिए, अमोघ वर्ष जो था ये गोविंद तृतीय का पुत्र था। गोविंद द्वितीय के बारे में हमने देखा, गोविंद तृतीय दूसरा शासक है, तो गोविंद तृतीय का पुत्र था अमोघ वर्ष। सिंहासन पर बैठने के समय वह अल्पवयस्क था। उसकी जन्म तिथि के संबंध में विवाद है। कुछ विद्वान 800 ईस्वी और कुछ विद्वान 803 ईस्वी जो है अमोघ वर्ष के जन्म को लेकर के बताते हैं। पुत्र के अल्पवयस्क होने के कारण से गोविंद तृतीय ने अपने जीवन काल में ही भतीजे कर्क को उसका संरक्षक नियुक्त कर दिया। कर्क ने स्तंभ के विरुद्ध गृह युद्ध में गोविंद तृतीय की सहायता की थी। तो इस तरीके से गोविंद तृतीय जो था ये रहा। बस इतना सब लिख देंगे तो आपकी परीक्षा में आपको बढ़िया नंबर मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न आ चुका है, राष्ट्रकूट शब्द की व्याख्या कीजिए। राष्ट्रकूट शब्द की व्याख्या कीजिए। देखिए, राष्ट्रकूट नाम की व्युत्पत्ति जो हुई है, राष्ट्रकूट शब्द राष्ट्र और कूट दो शब्दों से मिलकर के बना है। ठीक है, राष्ट्र शब्द का अर्थ क्या होता है? क्षेत्र, यानी कि जिला या कोई एरिया। ठीक है,
इसके अलावा कूट का मतलब होता है मुख्य या प्रधान, यानी किसी एरिया के मुख्य या प्रधान को ही राष्ट्रकूट कहते हैं, यानी यह एक प्रशासनिक पद के आधार पर प्रचलित शब्द था राष्ट्रकूट। वे राज्य की प्रशासनिक इकाई राष्ट्र के प्रथम प्रधान हुआ करते थे राष्ट्रकूट। इसी प्रकार ग्रामकूट शब्द का भी प्रयोग आपको मिलता है, ठीक है, जो ग्राम के प्रधान होते थे, ठीक है। ग्रामकूट ग्रामों के और राष्ट्रकूट राष्ट्र के शासक होते थे। सर्वप्रथम वातापी के चालुक्य नरेश के ताम्र अभिलेख में, यानी तांबे का जो अभिलेख था, ताम्र पत्र पर लिख मिला है, उसमें राष्ट्रकूट शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग जो है चालुक्य नरेश, जो वातापी के चालुक्य नरेश जो थे उनका नाम था, मतलब चालुक्य नरेश जो थे बेसिकली मतलब कि चालुक्य वंश के शासकों के जो ताम्र अभिलेख मिले हैं वहीं से राष्ट्रकूट शब्द का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन आ चुका है, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? देखिए, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक की अगर बात की जाए तो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक जो था वो कौन था? दंती दुर्ग था। 752 ईस्वी में एक प्रकार से गद्दी पर बैठता, स्थापना करता है राष्ट्रकूट वंश की। इसकी राजधानी क्या थी? मनकिट, या जिसको आप मानखेत कहते हैं। वर्तमान में मालखेड़ सोलापुर के निकट ये पड़ती है। तो मनकिट या फिर मानखेत जो है राजधानी बना करके दंती दुर्ग 752 ईस्वी में राष्ट्रकूट एक प्रकार से राजवंश की स्थापना करता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे दंती दुर्ग राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक। अगला क्वेश्चन है, रथ मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? देखिए, महाबलीपुरम के एकाश मंदिर, जिन्हें रथ मंदिर कहा जाता है, इसका निर्माण पल्लव राजाओं ने करवाया था। बेसिकली नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा जो है करवाया गया था। जो ये एक प्रकार से बेसिकली कौन से रथ है? मंदिर वाले रथ हैं। महाबलीपुरम में जो एकाश मंदिर है जिसको रथ मंदिर कहते हैं, जैसे कि अर्जुन रथ, भीम रथ, ठीक है, युधिष्ठिर रथ, द्रौपदी रथ, ऐसे तमाम प्रकार के रथ हैं। तो ये रथ मंदिर है। रथ मंदिरों में सबसे छोटा जो एक प्रकार से रथ मंदिर है उसका नाम है द्रौपदी रथ मंदिर। परीक्षा में ऑब्जेक्टिव में कई यूनिवर्सिटीज में भी पूछा गया क्वेश्चन से हाल फिलहाल में कि सबसे छोटा जो रथ मंदिर था वो कौन था? तो द्रौपदी रथ सबसे छोटा रथ मंदिर माना जाता है और जिसमें किसी प्रकार का अलंकरण नहीं मिलता है द्रौपदी रथ मंदिर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न आ चुका भैया, कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन द्वितीय के शासनकाल में एक प्रकार से हुआ था। उसी ने करवाया था, बेसिकली नरसिंह वर्मन द्वितीय ने ही करवाया था इस मंदिर का निर्माण। कांची का जो कैलाशनाथ मंदिर है इसे राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। किसको? कैलाशनाथ मंदिर जो कांची का है इसको राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। ये सब क्वेश्चन ध्यान रखेंगे, परीक्षा में आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन से, वह राष्ट्रकूट शासक कौन था जिसने प्रथम बार त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था? देखिए, ध्रुव राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था जिसने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया और प्रतिहार नरेश थे उस समय वत्सराज और पाल नरेश थे धर्मपाल, इनको पराजित किया। देखिए, प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट, इन तीनों वंश के बीच में जो संघर्ष हो रहा था इसी को त्रिपक्षीय संघर्ष कहते हैं दक्षिण भारत के इतिहास में। तो बेसिकली इसी त्रिपक्षीय संघर्ष के ही इर्द गिर्द पूरा का पूरा दक्षिण भारत का इतिहास आपका घूमता हुआ नजर आएगा। तो ध्रुव जो था राष्ट्रकूट वंश का जो है शासक था, इसने किसको हराया था? प्रतिहार वंश के शासक थे वत्सराज, इनको हराया था। और पाल वंश के शासक थे, ठीक है, पाल जो है शासक थे जो बंगाल पर अधिकार कर रहे थे, उनका नाम था धर्मपाल। तो पाल वंश भी वंश माना जाता है, तो इसको भी पराजित किया था धर्मपाल को। और वत्सराज किसने? ध्रुव धारावर्ष ने राष्ट्रकूट वंश का शासक था। आगे बढ़ते और भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, तैलप द्वितीय का परिचय दीजिए अथवा तैलप द्वितीय की उपलब्धियों की विवेचना कीजिए। दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बात ध्यान रखेंगे, लघु उत्तरीय या फिर दीर्घ उत्तरीय में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखेंगे। तो तैलप द्वितीय का परिचय दीजिए, तैलप द्वितीय की उपलब्धियां रही उनके बारे में बताएं, विवेचना कीजिए। देखिए, तैलप द्वितीय ने राष्ट्रकूट नरेश कर्क द्वितीय के सामंत के रूप में शासन करते हुए पर्याप्त शक्ति अर्जित करके अपने प्रभाव का विस्तार किया। और आप देखते हैं राष्ट्रकूट नरेश कर्क द्वितीय के सामंत के रूप में, सामंत माने उन्हीं के अंडर में रह करके काम करता था, ठीक है। जैसे आजकल नेता मंत्रियों के अंडर में रह करके जो अंडर में रहते हैं वो ज्यादा धन कमा लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे ये भी रहा, धीरे धीरे अपने प्रभाव का विस्तार करना शुरू कर दिया। और जब इसने देखा कि अवसर है, अवसर जान प्रीति अति गाढ़ी, जब इसको पता चला कि हाँ अवसर बढ़िया है, तो अनुकूल अवसर देख करके उसने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को साकार करने के लिए विद्रोह कर दिया कर्क द्वितीय के खिलाफ। इस प्रकार तैलप द्वितीय अपने प्रभु सम्राट की कीमत पर
कल्याणी का संप्रभु शासक बनने में सफल रहा। तैलप द्वितीय विक्रमादित्य चतुर्थ का पुत्र था। इसकी माता का नाम था बोंथा देवी। त्रिपुरी के कलचुरी नरेश लक्ष्मण राज की पुत्री थी, लक्ष्मण राज्य की। इनकी रानी का नाम था जाकवा या जक्कल देवी, एक स्थानीय राष्ट्रकूट शासक भम्मा या फिर ब्रह्महर की पुत्री थी इनकी पत्नी जो थी। बॉम्बे कर्नाटक अभिलेख संख्या 176 से पता चलता है कि राष्ट्रकूट सम्राट कृष्ण तृतीय के शासनकाल में 957 ईस्वी में तैलप द्वितीय उसके अधीन मेलपाटी क्षेत्र में शासन कर रहा था। फिर 965 ईस्वी के एक अन्य अभिलेख के अनुसार पता चलता है कि वह महासामंत की उपाधि के साथ, वो सबसे, चूंकि सामंतों में सबसे इंपॉर्टेंट सामंत, सबसे महत्वपूर्ण सामंत ये था, तो महासामंत की उपाधि के साथ तरड़वाड़ी 1000 क्षेत्र का शासक बना। इस अभिलेख में उसे सत्याश्रय कुलतिलक कहा गया, इस उपाधि से विभूषित किया गया है। उसके नाम के साथ चालुक्य राम एवं आहवमल्ल के विरुद्ध, विरुद्ध माने होता है उपाधि, तो किसकी किसकी उपाधि शामिल हुई? चालुक्य राम की उपाधि और आहवमल्ल, ये दो विरुद्ध यानी उपाधियां इसको मिली। ठीक है, जो उसकी बढ़ती हुई शक्ति और सत्ता के प्रतीक हैं, यानी ये बताते हैं ये एक प्रकार से बड़ा प्रतापी शासक था। चालुक्य की सत्ता की पुनर्स्थापना करने में इसकी क्या भूमिका रही, इसको भी देख लेते हैं, क्योंकि इसी वजह से इसकी उपलब्धियां, यही सब इसकी उपलब्धियां हैं। देखिए, एक दूरदर्शी राजनीतिक की भांति तैलप द्वितीय कृष्ण तृतीय की मृत्यु 967 ईस्वी में हो जाती है। उसके बाद तीव्र गति से पतन उन्मुख, यानी पतन की तरफ एक प्रकार से उन्मुख जो राष्ट्रकूट सत्ता है उसके प्रति पूर्ण सजग था और यथाशीघ्र उसका अंत करने की प्रतीक्षा में था, किस तरीके से राष्ट्रकूट शासक जो है समाप्त हो। इसी बीच मालवा के परमार शासक सीयक द्वितीय हर्ष ने 972 ईस्वी में राष्ट्रकूट राजधानी मानखेड़ को लूट करके राष्ट्रकूट शक्ति के खोखलेपन को उजागर कर दिया था। इस प्रकार तैलप द्वितीय को जिस अवसर की प्रतीक्षा थी कि भाई कैसे ही राष्ट्रकूट शासक जो है समापन की ओर बढ़े, तो ये अवसर आ गया उसके पास, वह सहसा उपस्थित हो गई। उसने 973 ईस्वी में, 972 में कांड हुआ, 973 ईस्वी में राष्ट्रकूट नरेश कर्क द्वितीय को अपदस्थ कर शासन पर, मतलब कि उसको हटा करके, जो कर्क द्वितीय था उसको हटा करके शासन पर अपना अधिकार कर लिया, जिससे चालुक्य सत्ता आकस्मिक रूप से पुनः अस्तित्व में आ जाती है। अपनी इस सफलता को अस्थायी बनाने के निमित्त तैलप द्वितीय को कर्क द्वितीय के अतिरिक्त राष्ट्रकूट सिंहासन के कुछ अन्य दावेदारों से भी संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि और तमाम सारे दावेदार थे, केवल यही नहीं था, मात्र एक सामंत था। गंग नरेश मार सिंह ने किस तृतीय के पौत्र इंद्र चतुर्थ को राजा बनने के लिए कहा था कि इंद्र चतुर्थ जो है राजा बने, जो स्वयं उसकी बहन का पुत्र था। ठीक है, गंग नरेश की बहन मार सिंह का ही पुत्र था इंद्र चतुर्थ। ठीक है, इनकी बहन की शादी कृष्ण तृतीय से हुई थी, तो कृष्ण तृतीय के पुत्र से हुई थी, तो उसका पौत्र जो था इंद्र चतुर्थ, वो सोच रहा था कि इसी यही शादी मतलब कि राजा बन जाए। गंग नरेश चाह रहा थे मार सिंह, जो उसकी बहन का पुत्र था, यानी कि गंग नरेश मार सिंह की सिस्टर थी, उनकी पुत्र था इंद्र चतुर्थ, इसीलिए इसका जो है वो कर रहे थे सपोर्ट। साम्राज्य का उत्तराधिकारी अवश्य घोषित किया गया, परंतु अवयस्क और निर्बल चुकी था इंद्र चतुर्थ। इस वजह से वह तैलप द्वितीय का सामना करने में असमर्थ रहा। 975 ईस्वी में मार सिंह की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी पंचाल देव ने स्वयं अपने को सम्राट घोषित किया, परंतु तैलप द्वितीय ने शीघ्र ही उस पर विजय प्राप्त करके पंचानन की उपाधि धारण कर ली। चूंकि पंचाल मर्दन को हरा दिया तो पंचाल मर्दन पंचानन की उपाधि धारण करके गद्दी पर बैठा। ठीक है, इस युद्ध में तैलप के एक सेनापति भूते देव ने असाधारण शौर्य का परिचय दिया था, जिससे प्रसन्न होकर के तैलप द्वितीय ने अपने सेनापति को आहवमल्ल और महामंडलेश्वर की उपाधि उस सेनापति को अपने भी दी थी इन्होंने। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, आता है 985 ईस्वी का समय। इसके बाद किसी समय चोल नरेश राजराज प्रथम ने गंग राज पर अधिकार कर लिया था। क्योंकि राजराज प्रथम का भी बड़ा नाम है, ये भी चोल शासकों में सबसे इंपॉर्टेंट शासक माने जाते हैं। तो इस तरीके से राजराज प्रथम ने गंग राज पर अधिकार कर लिया। फलतः तैलप द्वितीय के लिए गंग विरोध का अंत हो गया। कुछ राष्ट्रकूट सामंतों ने भी उसका विरोध किया था, परंतु अंततः उन्हें तैलप द्वितीय की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी।
कुछ राष्ट्रकूट सामंत उसके संबंधी होने के कारण से उसके सहायक भी एक प्रकार से रहे। इस तरीके से ये तैलभ द्वितीय की कुछ उपलब्धियां थी जो हम लोगों ने आपको बताई। ठीक है, हमने आपको बताई, आप लोगों ने इसको समझा जाना। एक बात ध्यान रखेंगे, अगर आपको इसका पीडीएफ प्राप्त करना है, जैसे इसका ही नहीं बल्कि ये जो पीडीएफ आपके चलिए इसका पीडीएफ प्राप्त करना है, या फिर ऐसे ही एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, हिंदी, संस्कृत, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसका आपको पीडीएफ प्राप्त करना है, लिखित का, ऑब्जेक्टिव का, किसी भी टाइप का। ठीक है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 91 61 93 60 62 क्रैश कोर्स आपके लिए व्यवस्थित है, पीडीएफ नोट्स उसमें आपको मिल जाएंगे। उसको आप परीक्षा से एक दिन पहले पढ़ करके जाइएगा। जैसे ये स्क्रीन पर जो चीज चल रही है आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगी जब आप हमारे साथ जुड़ेंगे ग्रुप से। तो आप इस नंबर पर अपना व्हाट्सएप, ठीक है, इस नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे अपना नाम, अपने यूनिवर्सिटी का नाम, ठीक है, और अपने सब्जेक्ट के नेम लिख करके आप भेज दीजिएगा। मात्र आपके लिए जो है फीस रखी गई है मात्र 100 रुपए। ठीक है, 100 रुपए फीस में आपके लिए पूरी व्यवस्था कर दी गई है। इसमें आपको आपके सभी सब्जेक्ट, जो भी आपके सब्जेक्ट होंगे उन सभी सब्जेक्ट की तैयारी आपकी करवा दी जाएगी। जो सब्जेक्ट हम पढ़ाते हैं उसी सब्जेक्ट की तैयारी आपकी होगी। ठीक है, जैसे जो मेन सब्जेक्ट होते हैं वो सब आपको मिल जाएंगे। इसके साथ ही साथ में को करिकुलर आपका इसमें प्लस में रहेगा, यानी को करिकुलर जो ऑब्जेक्टिव होता है उसकी भी तैयारी आपकी हो जाएगी मात्र इसी 100 रुपए फीस में। ठीक है, जिन बच्चों को जुड़ना है वो जुड़ सकते हैं, और जो बच्चे चाहते हैं हमको 5th मतलब की 4th सेमेस्टर की तो क्लास मिल ही जाए और हम 5th सेमेस्टर में भी जुड़ जाएं, तो 5th सेमेस्टर का भी ग्रुप आपके लिए बना दिया जाएगा। तो 4th सेमेस्टर जैसे आपका कंप्लीट होगा 5th सेमेस्टर में आपको तुरंत जोड़ दिया जाएगा। इससे क्या होगा, आपका बड़ा फायदा होगा। तो मात्र आपको एक प्रकार से वैसे 5th सेमेस्टर में, अगर केवल 5th सेमेस्टर में आप जुड़ना है तो उसके लिए 100 रुपए फीस लगेगी, आप एसएमएस कीजिए। ठीक है, यही चीज सेम चीज एसएमएस करना है। लेकिन अगर आपको दोनों एक साथ लेना, 4th भी और 5th भी, तो आपके लिए जो है 100 रुपए फीस नहीं लगेगी दोनों के लिए, क्योंकि आप दो पा रहे हैं। तो 200 रुपए फीस जहां पर आपको लगनी थी, अब वो 200 फीस ना लग करके आपके लिए मात्र और मात्र 150 रुपए फीस में ही आपके लिए 4th सेमेस्टर और 5th सेमेस्टर की एक प्रकार से मिल जाएगा। यानी 4th और 5th सेमेस्टर दोनों का आपको मात्र 150 रुपए फीस में मिल जाएगा। 5th सेमेस्टर के उसमें सारी क्लासेस भी आपके लगभग चलती रहेंगी। तो ग्रुप से आप जुड़े रहेंगे पहले से, तो आपका ही फायदा होगा। जिनको भी जुड़ना हो जुड़ सकते हैं। सभी बच्चे मेरे हिसाब से जुड़ने चाहेंगे और सभी लोग जुड़ भी जाइएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से आपको मिलेगा। इस नंबर पर एसएमएस करें 91 61 93 60 62 पर और तुरंत हमारे से जुड़ जाएं, क्योंकि समय आपके पास बहुत कम बचा हुआ है। पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आप आसानी से पढ़ लीजिएगा और कुछ आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। यही सबसे सब आने वाले हैं। और भी पीडीएफ आपको क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएंगे आपकी बार के जो है, या फिर जो पिछले साल के हैं ऑब्जेक्टिव लिखी, जो भी आपका होगा सब कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक है, परेशान होने की बिल्कुल आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फटाफट से एसएमएस करें, देर बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि जो भी विश्वविद्यालय आपकी परीक्षा इस समय लगातार आपकी करवा रहे हैं, बस यही 2 महीने में आपकी सारी मतलब की आपका ये महीना क्या नाम है, आपका मई हो गया, और अब मई और फिर जून, मई जून में ही सारी चीजें समाप्त हो जाएंगी। जुलाई से आपकी नेक्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस वैसे प्रारंभ हो जाएंगी। वैसे जून के लास्ट ही मैं प्रारंभ कर दूंगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है, पश्चिमी चालुक्यों, जिसमें पश्चिमी चालुक्यों कल्याणी के चालुक्य कहते हैं। तो इसमें प्रथम स्वतंत्र शासक हुआ कौन, बताएं। तो पश्चिमी चालुक्यों का प्रथम स्वतंत्र शासक तैलभ द्वितीय हुआ, जिसके बारे में भी हमने चर्चा करी। वह विक्रमादित्य चतुर्थ तथा बोंथा देवी से उत्पन्न हुआ था। कल्याणी के चालुक्यों का स्वतंत्र राजनीतिक इतिहास तैल अथवा तैलभ द्वितीय के समय से प्रारंभ होता है, जो कि मैंने उसकी पूरी हिस्ट्री आपको बता रखी है, तो आपने देखा होगा। अगला क्वेश्चन से पुलकेशियन प्रथम कौन था। देखिए, जयसिंह की मृत्यु के बाद में इसका पुत्र था, जयसिंह का पुत्र था पुलकेशियन प्रथम। तो पुलकेशियन प्रथम गद्दी पर बैठा। उसने लगभग 535 ईस्वी से लेकर के 566 ईस्वी तक, यानी लगभग मान करके चलो कि 30 वर्षों तक शासन किया इसने। ठीक है, वह इस वंश का पहला महाराज था तथा हम उसे चालुक्य वंश की राजनीतिक सत्ता का वास्तविक संस्थापक भी कह सकते हैं। यानी चालुक्य वंश की राजनीतिक सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो वो था एक प्रकार से पुलकेशियन प्रथम, जो जयसिंह का लड़का था। उसने सत्याश्रम, श्री वल्लभ और रण विक्रम ये सब उपाधियां भी धारण करी थी। किसने, पुलकेशियन प्रथम ने। उसे हिरण्यगर्भ पृथ्वी पुत्र, पृथ्वी से निकला, पृथ्वी से उत्पन्न हुआ। अश्वमेध, अग्निष्टम, अग्निचयन, वाजपेयी, बाहु सुवर्ण तथा कुंडरीक आदि यज्ञों का संपादन करता भी कहा जाता, क्योंकि ये सब हिरण्यगर्भ, अश्वमेध ये सब यज्ञ एक प्रकार से होते हैं, जो ऋग्वेद में इन यज्ञों का प्रावधान पूरा बताया गया है। इन यज्ञों को करने वाला भी इसको बताया जाता है, किसको, पुलकेशियन प्रथम को। यानी पुलकेशियन प्रथम जो था लगभग 30 सालों तक, अगर 30 सालों तक शासन किया है, 31 सालों तक, तो आप मान सकते हो कि इस 31 सालों में इसने बहुत कुछ उपलब्धियां हासिल करी होंगी। तो ये एक प्रकार से पुलकेशियन प्रथम चालुक्य डायनेस्टी का, चालुक्य वंश का
यह एक प्रकार से प्रथम या वास्तविक संस्थापक आप मान सकते हैं, या पहला महाराज था स्वतंत्र रूप से। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका भैया। प्रश्न है पुलकेशियन की समस्याएं बताएं। देखिए, जिस समय पुलकेशियन द्वितीय सिंहासन रूढ़ हुआ, पुलकेशियन द्वितीय, ठीक है, पुलकेशियन द्वितीय बड़ा प्रतापी शासक, पुलकेशियन प्रथम से प्रतापी शासक हुआ। हर्षवर्धन जो कि उत्तर भारत के महान सम्राट माने जाते हैं, उनको पराजित किया था पुलकेशिन द्वितीय ने, ठीक है। उस समय चालुक्य राज की दशा जो है शोचनीय थी जिस समय गद्दी पर बैठा। गृह युद्ध और अनिश्चितता की वजह से अनेक अधीनस्थ राज्यों ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी जब गद्दी पर बैठा। ऐसी दशा में पड़ोसी राज्य अपनी महत्वाकांक्षा के अनुरूप आक्रमण करने को उद्यत थे। इन परिस्थितियों में पुलकेशियन के समक्ष दो प्रमुख समस्याएं थी। पहली समस्या थी अधीनस्थ राज्यों के विद्रोहों तथा गृह युद्ध का दमन किया जाए, और दूसरी समस्या यह थी कि बाह्य आक्रमणकारियों का सामना करा जाए, ठीक है। एहोल अभिलेख में इस संकटपन्न स्थिति का वर्णन करते हुए कहा गया है कि संपूर्ण संसार शत्रु रूपी अंधकार से आच्छन्न हो गया था जब गद्दी पर बैठा था कौन? पुलकेशियन सेकंड, यानी पुलकेशियन द्वितीय, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखिए, विक्रमांक देव चरित। विक्रमांक देव चरित एक पुस्तक का नाम है, ठीक है, जिसको लिखा किसने है? विक्रमांक देव चरित को महाकवि बिल्हड़ ने लिखा, जो कश्मीर के निवासी थे, ध्यान रखेंगे। कल्हड़ भी एक है कश्मीर के निवासी, कल्हड़ जो है राजतरंगड़ी लिखते हैं, उत्तर भारत की जानकारी देती है। बिल्हड़ लिखते हैं विक्रमांक देव चरित, जो कि विक्रमादित्य के बारे में जानकारी देती है, दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में। विक्रमांक देव चरित के रचयिता महाकवि बिल्हड़ कश्मीर के निवासी थे। यह कृति विक्रमादित्य के जीवन और चालुक्यों के इतिहास पर पूर्ण प्रकाश डालती हुई है। विक्रमांक देव चरित ग्रंथ 13 सर्गों में बटा हुआ, जिसमें माधुर्य और प्रसाद जो गुण है इसके पर्याप्त पुट आपको मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणा पथेश्वर की उपाधि किसने धारण करी थी? दक्षिणा पथेश्वर, देखिए, पुलकेशियन द्वितीय वातापी चालुक्य शासकों में सर्वाधिक पराक्रमी शासक था और महान शासक भी था, इसमें कोई दो राय नहीं, चूंकि इसने हर्षवर्धन जैसे प्रतापी शासक को हरा दिया था। किसने दक्षिणा पथेश्वर की उपाधि धारण करी थी? किसने? पुलकेशियन द्वितीय ने। पुलकेशियन द्वितीय कौन था? सन 609 ईस्वी में चालुक्य राज्य सिंहासन पर बालात माने जबरदस्ती अधिकार प्राप्त करके राज्य सत्ता का उपयोग करने वाला पुलकेशिन द्वितीय भारतीय इतिहास में विशेष महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उसके महत्व के दो प्रमुख कारक हैं। पहला तो ये कि उसने चालुक्य शक्ति को स्थायित्व देने के लिए अपनी विजय वाहिनी सेना लेकर के दक्षिणी भारत की परिक्रमा की, तथा दूसरे, उसने भारतीय इतिहास में प्रथम बार उत्तरापर्त के सर्वशक्तिमान सम्राट थे, उनका नाम था हर्षवर्धन, उनको सफल चुनौती दी, यानी उनको हरा भी दिया। आप सोचो, हर्षवर्धन जैसे प्रतापी शासक को हराना कोई मामूली बात नहीं थी। हर्षवर्धन बड़ा प्रतापी शासक था, उसको हरा दिया था किसने? पुलकेशिन द्वितीय ने। इससे पहले किसी दक्षिण शासक ने किसी उत्तर शासक को नहीं हराया था, लेकिन ये इसने हरा दिया था। ये अपने आप में इसके लिए उपलब्धि थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य युद्ध कब हुआ था? एहोल अभिलेख में इस चीज का वर्णन है, इस युद्ध का। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच में युद्ध हुआ था 630 से 634 ईस्वी के बीच में, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आ चुका है। प्रश्न आ चुका भैया, राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव धारावर्ष की उपलब्धियां बताएं। बड़ा फेमस प्रश्न परीक्षा में आए। ध्रुव धारावर्ष, देखिए, ध्रुव जो था ये राष्ट्रकूट वंश का अत्यंत प्रतिभाशाली सम्राट था। उसने केवल दक्षिण भारत पर ही विजय प्राप्त नहीं की थी, बल्कि उत्तरी भारत पर भी विजय प्राप्त करने का यश उसे प्राप्त है। किसको? राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव धारावर्ष को। गोविंद द्वितीय की विलासिता के फलस्वरूप राष्ट्रकूट वंश की प्रतिष्ठा बहुत कम हो चुकी थी। ध्रुव धारावर्ष ने उस राष्ट्रकूट की जो खोई हुई प्रतिष्ठा थी उसको पुनः वापस लाने में बड़ी भूमिका निभाई। उसके शासनकाल में राष्ट्रकूट शक्ति जो थी अपने वैभव पर पहुंच गई थी, यानी अपने चरम पर पहुंच गई थी। इसने राष्ट्रकूट शक्ति को बढ़ाया। उसके विषय में डॉक्टर अल्तेकर नाम के इतिहासकार कहते हैं कि वह अपने पिता के समान ही वीर था, योग्य था, साहसी था। उसने विचित्र चित्र, गुणभर और मत विलास आदि की उपाधियां धारण करी थी। इसके विषय में श्री नीलकंठ शास्त्री कहते हैं, नीलकांत शास्त्री, कि अ मेनी साइडेड जीनियस, ग्रेट अलाइक इन वार एंड इन पीस, यानी वह उपाधियां धारण करने का विशेष शौकीन था और उसने चित्रकारी, चित्रकार पुल्ली, मत विलास, ठीक है, विचित्र चिंत, गुणभार, तमाम प्रकार की उपाधियां धारण करी। और यह एक प्रकार से मेनी साइडेड जीनियस, यानी कई प्रकार से जीनियस था, ग्रेट था, महान था।
अलाइक इन वार एंड पीस, यानी वार और यानी शांति और युद्ध दोनों के एक प्रकार से ले जाना जाता रहा है। चालुक्यों से युद्ध भी इसने किया ध्रुवधारा वर्ष में। महेंद्र वर्मन प्रथम के शासनकाल में चालुक्य वंश में पुलकेशिन द्वितीय जैसा प्रतिभाशाली राजा राज कर रहा था। पल्लवों की शक्ति का दमन करने के लिए पुलकेशियन ने उस पर आक्रमण किया और पल्लव राज के उत्तरी प्रदेशों पर अधिकार करते हुए कांची पर अधिकार करने में सफल न हुआ, परंतु अपने राज्य के उत्तरी प्रदेशों की रक्षा महेंद्र वर्मन न कर सका और उन पर चालुक्यों का अधिकार हो गया। इन प्रदेशों पर राज करने के लिए पुलकेशियन ने अपने भाई विष्णुवर्धन को नियुक्त किया था, जिसे बेंगी के चालुक्य शाखा के राज्य की स्थापना की थी। चालुक्य राज्य पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख से ज्ञात होता है कि उसने पल्लवों को पराजित किया था। ठीक है, ध्रुवधारा वर्ष ने। चीर केरल पांड्या नाम यो आभूता नाम महावर्दय पल्लवानीक निहार तुहिनेत दीक्षित ही, यानी कि धर्म ऐसा अनुमान है कि आरंभ में महेंद्र वर्मन जैसा जैन धर्म का अनुयायी थे जो, परंतु कालांतर में उसने शैव धर्म को अपना लिया होगा। मामल्लपुरम की गुहा में श्री विष्णु नृसिंह विष्णु के साथ ही महेंद्र वर्मन की मूर्ति मिली है। महान निर्माता भी था। महेंद्र वर्मन को मंदिर आदि बनवाने का विशेष शौक था। उसने ब्रह्मा विष्णु और शिव के अनेक मंदिर बनवाए। महेंद्रवाड़ी नगर के किनारे उसने एक महेंद्र जो है डाक बनवाया, जिसके तट पर बना हुआ विष्णु का गुहा मंदिर आज भी महेंद्र वर्मन की याद दिलवाता रहता है। तो महेंद्र वर्मन जो है प्रतापी शासक था। ठीक है, तो यहाँ पर महेंद्र वर्मन से यहाँ पर शुरू हो चुका चीजें। बाकी ऊपर आप देखते हैं तो ध्रुवधारा वर्ष के बारे में है और नीचे जो है महेंद्र वर्मन के बारे में हो गया चालुक्य डायनेस्टी का, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा गलत टाइपिंग हो गई, छप गया। तो ये महेंद्र वर्मन के बारे में चीजें थी नीचे वाली, चालुक्यों से यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से महेंद्र वर्मन से आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, दंती दुर्ग कौन था? बताए भैया, दंती दुर्ग की किन्हीं चार विजयों का यानी 4 विजय उसने कहां प्राप्त करी थी? देखिए, दंती दुर्ग की विजय निम्नलिखित है। पहला सिंध की विजय, सिंध पर दंती दुर्ग ने विजय प्राप्त करी। दूसरा विजय इसका कौन सा था? कोसल की विजय। ठीक है, तीसरी मध्य प्रदेश की विजय और चौथी कांची की विजय। ये 4 विजय जो थी दंती दुर्ग की थी। कृष्ण प्रथम कौन था? देखिए, चित्तल दुर्ग के लेख से ज्ञात होता है कि दंती दुर्ग पुत्रहीन मरा था, अतः उसकी मृत्यु के बाद उसका चाचा कृष्ण राष्ट्रकूट स्वराज की उत्तराधिकार हुआ था और उसने राज्यारोहण के समय शुंभतुंग और अकाल वर्ष नामक उपाधियां धारण करी थी। अगला क्वेश्चन, कृष्ण प्रथम के विजयों का उल्लेख कीजिए। देखिए, कृष्ण प्रथम के विजय चालुक्यों से युद्ध किया, गंगों से युद्ध किया, बेंगी के चालुक्यों से युद्ध किया, दक्षिण कोंकण से युद्ध किया। इन सभी शासकों से लड़ा कृष्ण प्रथम। कृष्ण द्वितीय कौन था? कृष्ण द्वितीय की बात करें बेटा तो कृष्ण द्वितीय जो था, कृष्ण द्वितीय अमोघ वर्ष की मृत्यु के पश्चात गद्दी पर बैठा था। ये कृष्ण द्वितीय अमोघ वर्ष का लड़का था। ठीक है, कृष्ण द्वितीय राजा बना और कृष्ण द्वितीय ने गंग, कलिंग, अंग, गुर्जर, लाट आदि शत्रुओं पर विजय भी प्राप्त करी। उसके इन विजयों से में स्वासुर कोकल ने बड़ी सहायता की थी। पीठापुरम अभिलेख से जानकारी मिलती है कि चालुक्य नरेश विजयादित्य की मृत्यु के पश्चात भीम राजा ने कृष्ण द्वितीय को पराजित किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दक्कन का प्राचीन इतिहास पुस्तक किसने लिखी? दक्कन का प्राचीन इतिहास नाम की पुस्तक को लिखा है लेखक जोव्यू डोबरियाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कीर्ति वर्मन कौन था? बताइए भैया, कीर्ति वर्मन कौन था? देखिए, पुलकेशिन प्रथम के उपरांत उसका पुत्र कीर्ति वर्मन, पुलकेशिन के बाद में पुलकेशिन प्रथम का लड़का था कीर्ति वर्मन, 566 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा। पुलकेशिन प्रथम ने अपने निकटवर्ती राज्यों पर जो सफलता प्राप्त की थी, कीर्ति वर्मन ने उसका सदुपयोग किया, यानी ठीक ठाक प्रयोग किया और उसके समय में वातापी की चालुक्यों की शक्ति में बहुत वृद्धि हो गई थी, यानी कि वातापी के चालुक्य वंश के शासक थे लोग। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय की विजयों का उल्लेख कीजिए संक्षिप्त में। गोविंद तृतीय 793 से ईस्वी से लेकर के 814 ईस्वी तक शासन करता है। ध्रुव के 4 पुत्र थे, स्तंभ, कर्क, गोविंद और इंद्र। ठीक है, यह चारों ही उसके शासनकाल में किसी प्रदेश के गवर्नर रहे थे। ध्रुव ने अपने चारों कनिष्ठ पुत्र को
अपने कनिष्ठ यानी छोटे पुत्र को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया था। वह लगभग 793 में गद्दी पर बैठा। गोविंद को सिंहासन रूढ़ करने के थोड़े ही दिनों पश्चात ध्रुव की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, उसका सबसे बड़ा पुत्र अस्तंभ जो था, जो गंगवाड़ी का गवर्नर रहा था, वह यह अपने सिंहासन का अधिकारी एक प्रकार से अपने आप को मानता था, चूंकि ये बड़ा था सबसे। लेकिन इसका जो लड़का था, मतलब कि इसका जो पिताजी थे, उसने एक प्रकार से अपने छोटे बच्चे को दे दिया था राजपाट कि आप संभालो, गोविंद तृतीय को। लेकिन ये समझता था कि मेरा है, लेकिन गोविंद तृतीय नहीं संभाला। अगला क्वेश्चन आ चुका है, तैल तृतीय कौन था? तैल तृतीय, तैल तृतीय, देखिए जगदेवमल द्वितीय के भाई नूरमडी तैल कि उसका कलचुरी मंत्री बिज्जल यानी बिज्जन प्रबल हो गया। इस मंत्री ने अन्य सामंतों की सहायता से तैल को गंग तंग कर डाला और चालुक्यों की शक्ति को विच्छिन्न कर दिया। यहां तक कि वह स्वयं 1157 ईस्वी में स्वतंत्र हो गया और तैल को भाग जाना पड़ा। इस प्रकार 1157 ईस्वी से लेकर के 1182 ईस्वी तक चालुक्य शासन का लोप हो गया था। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, परमेश्वर वर्मन कौन था? परमेश्वर वर्मन प्रथम कौन था? देखिए परमेश्वर वर्मन प्रथम की अगर बात करें तो पिता इसके थे महेंद्र वर्मन द्वितीय। इनकी मृत्यु के बाद में ये गद्दी पर बैठा था परमेश्वर वर्मन प्रथम। इस काल में भी चालुक्य पल्लव संघर्ष हो रहा था, चालुक्य और पल्लव के बीच में संघर्ष जारी था। चालुक्य नरेश विक्रमादित्य ने इसके ऊपर आक्रमण करके विजय प्राप्त किया और इसकी राजधानी कांची पर अधिकार भी कर लिया। ठीक है, तो ये था परमेश्वर वर्मन प्रथम। सोमेश्वर द्वितीय कौन था? देखिए सोमेश्वर प्रथम की मृत्यु के बाद में उसका पुत्र सोमेश्वर द्वितीय गद्दी पर बैठा 1068 ईस्वी में। कल्याणी के राज्य सिंहासन पर आरूढ़ हुआ। उन दिनों उसका भाई विक्रमादित्य, जिसने अपने पिता के साथ साथ अकेले विजय प्राप्त करी थी, दक्षिण में चोलों से भिड़ा हुआ था। पिता की मृत्यु के समाचार पाकर के वह राजधानी में आया और अपने भाई सोमेश्वर द्वितीय के सामने माथा टेका, किंतु बिल्हड़ विक्रमादित्य चरित से हमें पता चलता है कि सोमेश्वर ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया था, विक्रमादित्य के साथ। ठीक है, मतलब इनके साथ क्या नाम है, सोमेश्वर द्वितीय के सामने एक प्रकार जब आकर के इसने मत्था टेका तो उसने एक प्रकार से विक्रमादित्य के साथ थोड़ा दुर्व्यवहार भी किया था, ऐसा विक्रमादित्य चरित में बिल्हड़ दिखता, जो कि बिल्हड़ ने विक्रमादित्य चरित विक्रमादित्य किससे रिलेटेड चीज इसमें लिखी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न आप देखिएगा भैया, प्रश्न सोमेश्वर तृतीय कौन था? देखिए विक्रमादित्य की मृत्यु के उपरांत कल्याणी के चालुक्य कुल का पतन आरंभ हो गया था। उसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र सोमेश्वर तृतीय था, जिसने 1126 ईस्वी से 1138 ईस्वी तक शासन किया। उसकी बहुत सी संदेहास्पद विजयों का वर्णन मिलता है, जो जिस पर विद्वानों ने मोहर तो लगाई है, लेकिन कुछ विद्वानों ने इसके विजयों का खंडन भी किया, इसीलिए इसको संदेहास्पद कहते हैं। वह विद्या व्यसनी था और शिक्षा के लिए अत्यधिक सचेष्ट था। सोमेश्वर तृतीय उसने मानसोल्लास नामक ग्रंथ का प्रणयन भी किया था, जिसमें विविध विषयों कई प्रकार के विषयों का उल्लेख भी है। तो सोमेश्वर तृतीय जो है ये विद्वान भी था और इसीलिए विद्वानों की रिस्पेक्ट भी किया करता था। सोमेश्वर चतुर्थ कौन था? देखिए तैल के पुत्र सोमेश्वर चतुर्थ ने 1182 में अपनी पैतृक राजभूमि का कुछ अंग जीत लिया और धारवाड़ जिले में अग्निगेरी को अपनी राजधानी बनाया। यहां वह 1189 ईस्वी तक था। उसके पश्चात हमें उसके विजय में कुछ भी नहीं, मतलब उसके विषय में कुछ जानकारी नहीं मिलती है। अनुमान लगाया जाता है कि उसका अंत अपने राज्य की रक्षा करने में हो गया था, क्योंकि देवगिरी के यादवों के तथा द्वार समुद्र के होयसल उन दिनों प्रबल हो गए थे और ये चालुक्यों पर आए दिन छापे मारते रहते थे। लगभग 1190 ईस्वी में यादवों ने चालुक्य वंश का अंत कर दिया था। इस तरीके से चालुक्य वंश समाप्त हो गया। विजयालय कौन था? विजयालय, देखिए विजयालय की अगर बात करें तो चोल वंश की महत्ता विजयालय के द्वारा पुनः स्थापित करी जाती है। वह अपने पल्लवों का सामंत था, पहले पल्लवों का सामंत था वो विजयालय, किंतु फिर वह स्वतंत्र होकर के विजय करने लगा, जीतने लगा चीजों को। दक्षिण में उसने तंजौर पर अधिकार कर लिया। उसने अपनी राजधानी घोषित कर दिया तंजौर को। तंजौर के अधिपति थे उस समय मुतैय्यर लोग, जो पांड्य राज वरगुण बर्मन के मित्र थे। विजयालय ने लगभग 871 ईस्वी तक राज किया। यह था विजयालय।
आदित्य प्रथम कौन था? आदित्य प्रथम कौन था भैया? देखिए, विजयालय के उपरांत उसका पुत्र आदित्य प्रथम जो है उसका उत्तराधिकारी हुआ। वह पराक्रमी था, उसने अपने वंश की मर्यादा को बढ़ाया। लगभग 890 ईस्वी में उसने पल्लव राज अपराजित बर्मन को परास्त करके तोंड मंडलम पर अधिकार कर लिया। उसने कोंगू देश पर अधिकार कर पश्चिमी गंगों का तलकांड भी जीत लिया। विजय मतलब कि आदित्य प्रथम ने विजयालय का पुत्र था। आदित्य प्रथम शैव मतावलंबी था, भगवान शंकर को मानता था, शैव धर्म का पूजा करता था। उसने कई शैव मंदिर भी बनवाए थे, भगवान शंकर के कई मंदिर बनवाए थे। किसने? आदित्य प्रथम ने। अगला क्वेश्चन, राजराज प्रथम कौन थे? बहुत ही फेमस प्रश्न है, राजराज प्रथम। लगभग 985 ईस्वी में सुंदर चोल का पुत्र राजराज प्रथम शासक बना। उसका वास्तविक नाम था अरुमोलिवर्मन। अरुमोलिवर्मन। इस अगर पिक्चर आपको देखना है तो आप जो PSY पोनियन सेल्वन जो मूवी आई थी PS1 PS2, तो आप उसको देख लेंगे तो आपको जानकारी मिल जाएगी। वह विकट पराक्रमी था। उसके समय में ही चोलों की विजय तथा समृद्धि का इतिहास आरंभ होता है, राजराज प्रथम के समय पर ही। राजराज ने कई विरोध में कई उपाधियां धारण करी, जैसे कि मोमंडी चोल देव, जय गोंड, चोल मार्तंड, ऐसे तमाम उपाधियां जो है ये राजराज प्रथम निर्धारण करी। अगला प्रश्न, बेंगी के चालुक्यों का संस्थापक कौन था? तो बेंगी की चालुक्य वंश का संस्थापक विष्णुवर्धन था। इसकी राजधानी बेंगी यानी कि आंध्र प्रदेश, जो इस समय बेंगी उस समय कहते थे, उसको आज आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, बेंगी के चालुक्यों का महानतम शासक कौन था? विजयादित्य तृतीय जो था वो बेंगी की चालुक्य वंश का महानतम शासक था, विजयादित्य तृतीय। ठीक है। उसने अपने साम्राज्य विस्तार उत्तर में महेंद्रगिरी पर्वत से लेकर के दक्षिण में पुलिकट झील तक किया। वस्तुतः यह बेंगी के चालुक्य साम्राज्य का चरमोत्कर्ष काल रहा। अगला क्वेश्चन, गंगई कोंड चोलपुरम को परिभाषित कीजिए। क्योंकि तमिलनाडु प्रांत के त्रिचिन्नापल्ली जिले में स्थित गांगई कोंड चोलपुरम प्राचीन काल में चोल वंश के शक्तिशाली राजा राजेंद्र की राजधानी थी। इसकी स्थापना उसने अपने गंगा घाटी के अभियान की सफलता के उपलक्ष्य में करवाई थी। अगला प्रश्न, राजकोट शासकों का इतिहास जो है जानने के साधन बताएं, कैसे प्राप्त होता है? देखिए, राष्ट्रकूटों का इतिहास जानने में सबसे पहला साधन जो बेसिकली है वो है दंतीवर दुर्ग का एलोरा और सामंतगढ़ के ताम्र अभिलेख। दूसरा है गोविंद तृतीय के राधनपुर, इसके अलावा वन दिंदोरी और जो बड़ौदा का लेख है वहां से प्राप्त होती जानकारी। तीसरा अमोघ वर्ष प्रथम का संजन लेख के द्वारा, और इंद्र तृतीय का जो कामलपुर का लेख है उसके द्वारा राष्ट्रकूट शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। एहोल अभिलेख के बारे में बताएं। देखिए, एहोल अभिलेख का रचयिता कौन है? रवि कीर्ति है। रवि कीर्ति एक बहुत फेमस लेखक है। यह अभिलेख पद्य में विकसित किया गया था। इस लेख में संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया। एहोल अभिलेख में रवि कीर्ति इसके लेखक हैं, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आ चुका है, बृहदेश्वर मंदिर अथवा राजराजेश्वर मंदिर, दोनों एक ही मंदिर है, इसके बारे में बताएं। देखिए, तंजौर का भव्य शैव मंदिर जो राजराजेश्वर अथवा बृहदेश्वर नाम से प्रसिद्ध है, इसका निर्माण राजराज प्रथम जो चोल वंश का शासक था, प्रतापी शासक, उसने बनवाया था। इस मंदिर में द्रविड़ शैली का सर्वोत्तम नमूना दिखाई पड़ता है। दक्षिण भारत की शैली बनाने जो मंदिर बनाने की शैली को उसको दक्षिण द्रविड़ शैली कहते हैं। उत्तर भारत की जो मंदिर बनाने की शैली है उसको नागर शैली कहते हैं। दोनों शैली अगर मिला लो तो उसको क्या बोलते हैं? बेसर शैली बोलते हैं। ठीक है। तो भारत के मंदिरों में सबसे बड़ा लंबा यह मंदिर एक उत्कृष्ट कलाकृति है जो दक्षिण भारतीय स्थापत्य कला का चरमोत्कर्ष जो है प्रकार से काल को द्योतित करता है, दिखाता है। ठीक है, आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन आ चुका भैया, राजेंद्र द्वितीय कौन था? देखिए, राजाधिराज के उपरांत उसका अनुज राजेंद्र द्वितीय चोल सिंहासन पर आसीन हुआ। वह युद्ध स्थल में भी राजा घोषित हुआ था। उसने चालुक्यों से निरंतर युद्ध किया। राजेंद्र द्वितीय ने चोल साम्राज्य को अक्षुण्ण बनाए रखा। अगला क्वेश्चन, रवि कीर्ति जो था चालुक्य यानी बादामी चालुक्य के जो शासक हैं, बादामी के चालुक्य जो है उनके दरबार में जैन कवि और प्रशस्तिकार के रूप में विद्यमान था। उन्होंने आधुनिक कर्नाटक के बीजापुर जिले में हुगुंड तालुका में स्थित अहिहोड़ में दिनेंद्र एक मंदिर बनवाया, जिसे आजकल गुटी का मंदिर कहा जाता है। उसकी पूर्वी दीवार पर उन्हीं द्वारा विरचित एक प्रशस्ति लिखी हुई है जो चालुक्य वंश का इतिहास बताती है। विशेषतया पुलकेशी सत्याश्रय का इतिहास प्रस्तुत करती है।
रवि कीर्ति का एक प्रकार से इतिहास है वो। जयसिंह द्वितीय के बारे में बताएं। देखिए जयसिंह द्वितीय की अगर बात की तो 1015 ईस्वी से लेकर के 1042 ईस्वी तक चालुक्य सत्ता का स्वामी बना, शासक का रहा। उसने 24 वर्षों तक शासन किया। उसने अनेक लेख खुदवाए, दान दिए, शांतिकालीन अन्य काम भी किए जो शांति को बढ़ावा देते हैं। अनेक सामंतों के द्वारा स्वीकृत अपनी अधिसत्ता का भोग भी किया। तो कहीं ना कहीं पे इसने भी बड़ा शासन किया। अगला क्वेश्चन से मत्स्य विलास प्रहसन क्या है? एक रचना है मत्स्य विलास प्रहसन, पल्लव शासक महेंद्र वर्मन प्रथम, जो कि एक विद्वान थे, एक लेखक भी थे। महेंद्र वर्मन प्रथम एक शासक भी थे और एक लेखक भी थे। इन्हीं की रचना है मत्स्य विलास प्रहसन। एक नाटक है। सुग्रंथ में कापालिक, पाशुपत, बौद्ध भिक्षु तथा अन्य संप्रदायों पर अच्छा व्यंग किया है इस मत्स्य विलास प्रहसन के माध्यम से। उसमें अनेक धार्मिक कृत्यों और भ्रष्टाचार का उल्लेख जो है इसने किया, महेंद्र वर्मन प्रथम ने। अगला क्वेश्चन आ चुका, उरु क्या है? उर, देखिए उर एक सामान्य प्रकार की ग्राम्य सभा थी। इसका शाब्दिक अर्थ है पुर, जो ग्राम या नगर दोनों का पर्यायवाची शब्द है। पुर या उर, जैसे आजकल गांव वगैरह के पीछे पुर लगा रहता था तो ऐसे ही उर होता था। इसकी कार्यकारिणी समिति को आलंगुणम कहा जाता था। सामान्यतः उर अकेले कार्य करती थी, पर कभी कभी यह सभा के साथ संयुक्त रूप से भी अपना कार्य निष्पादित करती थी। कभी कभी गांव में दो उर भी होते थे, एक गांव में दो उर या दो पुरवा। 1226 ईस्वी का शांत मंगलम ग्राम इसका उदाहरण दिखाता है। अगला चोल मंडलम क्या था? देखिए चोल मंडलम एक लेख है जिसमें चोल के शासन से संबंधित तमाम जानकारी मिलती है। इस लेख से अग्रहार के विषय में सूचना मिलती है। इस लेख से चोल की सभा या महासभा के विषय में जानकारी मिलती है, चोल मंडलम अभिलेख से। बिल्हड़ कौन था? देखिए बिल्हड़ एक प्रसिद्ध कश्मीरी लेखक था। चालुक्य नरेश विक्रमादित्य ने इसे राजाश्रय दिया था। विक्रमांगदेव चरित रचना लिखता है बिल्हड़। यह अत्यंत प्रतिभाशाली लेखक था। इसने विक्रमांगदेव चरित की रचना करी थी। विक्रमांगदेव चरित एक ऐसी रचना है जिसमें चालुक्य वंश की समुचित जानकारी आपको मिल जाएगी, ऐतिहासिक जानकारी, और एक प्रामाणिक ग्रंथ है। ये कोई लाग लपेट की बात नहीं करता। ये आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न, चोल काल में नाडु पर प्रकाश डालिए। देखिए नाडु जो है, नाडु कोट्टम की छोटी प्रशासकीय संस्था थी जिसकी आम सभाएं हुआ करती थी। नाडु में अनेक ग्रामों का समूह अथवा कुर्रम समाहित था, अतः इसे नगरम तथा सभा या महासभा से बड़ी स्थानीय प्रशासनिक संस्था माना जाता था। इसका मुख्य काम था भू राजस्व यानी कि टैक्स जो है भूमि से संबंधित लेना। नीलकंठ शास्त्री का विचार है कि नाडु की सभा में हर गांव के प्रतिनिधि जो है नाडु की सभा में आया करते थे। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका है। प्रश्न, तुर्क आक्रमण के समय दक्षिण भारत के 4 प्रमुख राजवंशों का उल्लेख कीजिए। तुर्कों का आक्रमण हुआ। देखिए तुर्क आक्रमण के समय दक्षिण भारत के 4 प्रमुख राज्यों में चोल, पांड्य, पल्लव और राष्ट्रकूट, ये 4 वंश थे। चोल राजवंश, पांड्य राजवंश, पल्लव और राष्ट्रकूट। चोल राज दक्षिण भारत का अति प्राचीन राज्य था। चोलों का सर्वप्रमुख नरेश था करिकाल। पांड्य वंश की स्थापना कांगून के द्वारा करी गई थी, ठीक है, कांडुगोम के द्वारा। अरिकेसरी मारवर्मन इस वंश का प्रथम प्रतापी शासक था। पल्लव वंश की उत्पत्ति चोल नाग संबंध को माना जाता है। नरसिंह वर्मन प्रथम इस वंश का प्रतापी शासक था, पल्लव वंश का। इसके अलावा राष्ट्रकूट वंशों में दंती दुर्ग जो है प्रथम प्रतिभाशाली शासक हुआ है। इस तरीके से 4 शासक जो है ये समय दक्षिण भारत में शासन कर रहे थे। कौन कौन से लोग? चोल, पांड्य, पल्लव, राष्ट्रकूट, जब तुर्कों का इनोवेशन हुआ उत्तर भारत में। अगला क्वेश्चन से जो है काकातीयों की राजधानी कहाँ थी? काकातीय वंश। काकातीय वंश का संस्थापक बीटा प्रथम था, जिसने नलगोंडा यानी हैदराबाद में एक छोटे से राज्य का गठन किया जिसकी राजधानी अमरकोंड थी। अगला प्रश्न, रुद्रांबा कौन थी अथवा रुद्रांबा के पिता का क्या नाम था अथवा रुद्रांबा देवी के बारे में बताएं। देखिए वारंगल के रुद्रांबा देवी को लेकर के एक मूवी बनी हुई जिसमें अल्लू अर्जुन ने भूमिका निभाई है, तो मूवी देखेंगे तो आपको जानकारी मिलेगी। वारंगल के काकातीय वंश के शासक गणपति की पुत्री रुद्रांबा थी, जो गणपति के बाद काकातीय राज्य की शासका बनी थी। ये एक प्रकार से पुरुषों के समान ही वेशभूषा धारण करती थी। लोगों को पता नहीं चलता था कि ये लड़की है कि लड़का है, सब लोग जानते थे लड़का है इनका, गणपति जो है का, ठीक है, लेकिन एक प्रकार से पुत्री थी वो। अगला क्वेश्चन से, वारंगल के काकातियों का अंतिम शासक कौन था? वारंगल के काकातियों का अंतिम शासक था प्रताप रुद्र देव।
1323 ईस्वी में मोहम्मद तुगलक के प्रताप रुद्र को पराजित इसने मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रताप रुद्र को पराजित कर दिया और बंदी बना लिया तथा वारंगल का काकतीय राज दिल्ली सल्तनत में सम्मिलित कर लिया। अगला प्रश्न, होयसलों की उत्पत्ति का विवेचन कीजिए। देखिए, होयसल यादव की ही एक शाखा के रूप में एक प्रकार से उदय होते हैं। अपने को चंद्रवंशी मानते थे। गंगवाड़ी के पश्चिम में चालुक्य नरेशों के सामंत के रूप में शासन करते थे। उनका राज्य चालुक्य तथा चोल साम्राज्य के बीच एक मध्यस्थ का काम करता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखिएगा। अगला प्रश्न आ चुका है। प्रश्न है भैया, होयसल शासकों में किसने त्रिभुवन मल्ल की उपाधि प्राप्त की थी? देखिए, होयसल शासक वीर बल्लाल द्वितीय ने त्रिभुवन मल्ल की उपाधि प्राप्त की थी। अगला क्वेश्चन है, देवगिरी के यादवों का अंतिम शासक कौन था अथवा यादव वंश का अंतिम शासक कौन था? देखिए, यादव वंश का अंतिम स्वतंत्र शासक रामचंद्र हुआ। 1309 ईस्वी में उसके राज्य में पर अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ, जिसमें यादव पराजित हो जाते हैं और रामचंद्र ने अलाउद्दीन के सेनापति मलिक काफूर के सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया और इस तरीके से यादव वंश भी पतन हो गया। कदम्बों का उत्कर्ष कब हुआ था? देखिए, चतुर्थ शताब्दी के मध्य में कदम्बों का दक्षिणापथ के दक्षिण पश्चिम में उत्कर्ष हुआ था। ये बात आप ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। चलिए, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या आ चुका भाई, सभी लोग देखने का प्रयास करें। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ चुका है। बताइए। प्रश्न, चोल शासक राजराज प्रथम की उपलब्धियों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए अथवा चोल शासक राजराज प्रथम की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए अथवा चोल शासक राजराज प्रथम की सामरिक उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। कुछ भी प्रश्न पूछे आप इस उत्तर को लिख दीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, परीक्षा में 100% आएगा ये, क्योंकि राजराज प्रथम बहुत प्रतापी शासक है। राजराज प्रथम का शासनकाल 950 से शुरू होता है और 1014 तक। देखो कितना साल, लगभग 15 दूना 30 साल तक शासन किया, 29-30 साल तक। प्रोफेसर नीलकंठ शास्त्री कहते हैं कि राजराज प्रथम के राज्यारोहण से हम चोल वंश के इतिहास में गौरव तथा वैभव की शताब्दी में प्रवेश करते हैं। राजराज प्रथम ने 30 वर्षीय शासनकाल को चोल राज्य तंत्र के इतिहास का निर्माणात्मक युग कहा जाता है। उसने अपने शासनकाल में प्रथम 12 वर्षों में बेंगी के चालुक्यों, मदुरा के पांड्यों, मैसूर के गंग राजाओं से लोहा लिया और उन्हें नतमस्तक किया। उसने लंका के उत्तरी भाग पर भी अपना अधिराज स्थापित कर लिया। उसने कलिंग देश पर तथा समुद्र के लक्षद्वीप तथा मालदीव समूहों पर भी विजय प्राप्त कर ली थी। राजराज प्रथम बहुत प्रतापी शासक था। इसकी मूवी बन चुकी है, जो है PS1 देखिए, PS1 PS2। इन विजयों के कारण संपूर्ण तमिलनाडु, कुर्ग, मैसूर, लंका के अनेक भाग तथा अनेक द्वीप समूह उसके साम्राज्य के अंग बन गए थे। डॉक्टर त्रिपाठी लिखते हैं कि निस्संदेह ये कृत्य असाधारण थे और इसके कारण से राजराज प्रथम का स्थान प्राचीन इतिहास के अग्रणी योद्धाओं में तथा साम्राज्य निर्माताओं में सुरक्षित है। राजराज प्रथम उच्च कोटि का कूटनीतिज्ञ भी था। उसने अपनी पुत्री कुंदवर का विवाह चालुक्य नरेश विक्रमादित्य से करके उसे अपना मित्र बना लिया था, ताकि चूंकि चालुक्य नरेश वाले भी चालुक्य वाले हमला न कर दे। राजराज प्रथम ने न केवल एक विजेता था अपितु एक सुयोग्य शासक भी था। उसने शासन व्यवस्था को सुसंगठित करके अपने साम्राज्य की नींव सुदृढ़ कर दी थी। उसने अस्थायी सेना रखने की नीति अपनाई थी और जहाजी बेड़े का निर्माण भी करना शुरू कर दिया था। उसने भूमि की नाप के आधार पर लगान निर्धारित करके नीति अपनाई थी। भूमि की नाप लेंगे और उसके अकॉर्डिंग लगान दिया जाएगा, लोगों को लगान से लिया जाएगा। वह अपने अधिकारियों की गतिविधियों पर पूर्ण नजर रखता था कि कोई अधिकारी गलत काम तो नहीं कर रहा है जनता से, तो वो एक प्रकार से जबरदस्ती ने तो नहीं कोई चीज वसूल रहा है। राजराज प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था, भगवान शंकर को मानता था। उसने तंजौर में राजराजेश्वर मंदिर, जो शंकर भगवान का मंदिर है, उसका निर्माण करा था, जो विशाल मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है। उसने अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णुता नीति अपनाई थी, यानी कि अन्य धर्मों का जो है विरोध नहीं करता था, उसको भी एक प्रकार से रिस्पेक्ट देता था। उसने विष्णु मंदिरों को दान दिए तथा जावा के राजा जो थे, जावा यानी कि इंडोनेशिया का एक द्वीप है जावा, वहां के राजा को न केवल बौद्ध विहार बनवाने की अनुमति दी अपितु एक गांव भी बौद्ध विहार बनवाने के लिए दान में दे दिया था इसने। ठीक है, बड़ा प्रतापी शासक हुआ है ये।
आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है भैया, एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? देखिए, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। ध्यान रखेंगे, परीक्षा में प्रश्न आता है। एलोरा की गुफा कहाँ स्थित है? एलोरा एवं एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं, जिनका निर्माण राष्ट्रकूटों के समय में हुआ था। एलोरा में 34 शैलकृत गुफाएं हैं। इसमें 1 से लेकर के 12 तक बौद्धों की गुफाएं हैं, यानी गुफा संख्या 1 से लेकर गुफा संख्या 12 तक बौद्ध धर्म से रिलेटेड गुफा है। 13 से लेकर के 29 तक हिंदू धर्म की गुफाएं हैं। 30 से 34 तक जैन धर्म की कोई प्रकार से गुफाएं हैं, इसमें जैन धर्म की मूर्तियां मिलेंगी। तो 34 जो शैलकृत गुफाएं हैं जो पत्थर से बनी हुई हैं, इस एलोरा गुफाओं में 12 बौद्ध एक प्रकार से गुफाएं, 13 से 29 तक आप देखते हैं कि वो हिंदुओं की है, और 30 यानी 4 गुफाएं लगभग ये पड़ती हैं। 12 4 16 और 16 और 16 32 यानी कि लगभग आप देखते हैं 18 ठू हिंदुओं का था, बाकी में ये लोग थे। दंती दुर्ग कौन था अथवा राष्ट्रकूट वंश का प्रथम शासक कौन था? देखिए, राष्ट्रकूट शासकों में दंती दुर्ग प्रथम प्रभावशाली राजा हुआ। इंद्रराज द्वितीय का पुत्र था। उसकी माता भवनागा चालुक्य वंश की राजकुमारी थी, जिसने इंद्रराज ने उससे विवाह के अवसर पर ही छीन लिया था। दंती दुर्ग ने 8वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में चालुक्यों की शक्ति को छीन कर दिया था। ये बात ध्यान रखिएगा। ध्रुव के बारे में आप क्या जानते हैं? ध्रुव धारावर्ष 780 से 793 तक शासन किया। धूलिया ताम्रपत्र में गोविंद तृतीय की अंतिम तिथि 799 प्राप्त होती है। प्रतीत होता है कि उसने 780 ईस्वी के लगभग गोविंद द्वितीय को सिंहासन च्युत कर राजसत्ता हस्तगत कर लिया था, ले लिया था। उसका विवाह विष्णुवर्धन चतुर्थ यानी बेगी के शासक थे विष्णुवर्धन चतुर्थ, उनकी पुत्री थी शील भट्टारिका, उन्हीं के साथ ध्रुव धारावर्ष की शादी हुई थी, जो उसकी राजमहिषी थी, की राजा की जो महारानी जिसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न, राष्ट्रकूट चित्रकला पर संक्षेप में प्रकाश डालें। देखिए, अपनी साज सज्जा के कारण से एलोरा का कैलाश मंदिर राजरंग महल के नाम से भी जाना जाता है। एलोरा और एलिफेंटा की छतों पर अनेक चित्र बने हुए हैं, जो कि अभी वे अब नष्ट हो चुके हैं। श्री सी शिवपात्र मूर्ति ने राष्ट्रकूट चित्रकला पर बादामी चित्रकला के प्रभाव को स्वीकार किया है। एलिफेंटा में चित्रकला के उदाहरण अवशिष्ट हैं, निस्संदेह राष्ट्रकूट चित्रकला की श्रेष्ठता को जो है प्रतिपादित करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न, राष्ट्रकूट वंश ने भारत पर कितने वर्षों तक शासन किया है? राष्ट्रकूट वंश ने लगभग भारत पर 225 वर्षों तक शासन किया। चालुक्य वंश का प्रथम संस्थापक कौन था? चालुक्य वंश का प्रथम संस्थापक था राजा जयसिंह। बड़ा वीर था, पराक्रमी था, महत्वाकांक्षी था, उत्साही था। युद्ध करना उसकी प्रमुख अभिरुचि थी, युद्ध में रुचि रखता था, इंटरेस्टेड था। उसने कदम्बों को पराजित करके महाराष्ट्र के कुछ भाग पर अधिकार कर लिया तथा एक छोटे से राज्य की भी नींव डाली। उसकी मृत्यु के उपरांत उसका पुत्र रणराज शासक बना। उसने चालुक्यों के राज्य का विस्तार किया। उसने राजनीतिक और व्यक्तिगत जीवन में से संबंधित घटनाओं का ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाया। प्रतीत होता है कि वह स्वतंत्र शासक नहीं था, इसका लड़का, बाकी वो तो था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आ चुका भैया, दक्षिण भारत का इतिहास जानने के साधनों का उल्लेख कीजिए। देखिए, दक्षिण भारत के इतिहास जानने के स्रोत को अगर जानना है तो आप इकाई संख्या 1 में वीडियो मैंने बनाई, उसको आप देख लीजिएगा, उसमें विस्तार से बताया है। देखिए, किसी भी इतिहास को जानने के लिए 4 स्रोत या 3 स्रोत होते हैं। पहला तो होता है साहित्यिक साक्ष्य, जबकि एक होता है एक प्रकार से आपका साहित्यिक साक्ष्य, एक होता है अभिलेखीय साक्ष्य, एक होता है मुद्रा। मुद्रा और अभिलेख एक ही बात, मतलब कि मुद्रा अभिलेख हाँ, अभिलेखीय साक्ष्य, मुद्रा कुछ मिले हैं जिसको पुरातात्विक साक्ष्य कहते हैं, तो वो भी अभिलेख और मुद्रा बेसिकली पुरातात्विक में आ जाए। पुरातात्विक स्रोत जिसको आप कहते हैं उसी में दोनों आ जाते हैं, लेकिन आप बांट भी सकते हैं। विदेशी यात्रियों का विवरण, तमाम प्रकार के विदेशी यात्री भारत में आते हैं, उन्होंने क्या अपनी पुस्तक में लिखा, उससे जानकारी हमको इतिहास के बारे में हो जाती है। या तो किसी साहित्य में लिखा है कोई चीज तो उससे जानकारी मिल जाती है, या फिर मुद्रा मिल जाती है उस समय की, तो उस मुद्रा का कार्बन डेटिंग की पद्धति के द्वारा हम उससे उसका समय निकालते हैं और उसके बाद फिर उस पर हम जो है आगे काम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका, प्राचीन स्मारकों और भग्नावशेषों से दक्षिण भारतीय इतिहास पर क्या प्रभाव पड़ता है, प्रकाश पड़ता है? तो हमारे देश में बहुत से प्राचीन स्मारक और भग्नावशेष प्राप्त हुए हैं। इनके अध्ययन से तत्कालिक धर्म, देवता, भवन निर्माण, कला, राजनीतिक और सामाजिक दशा, इन सभी का परिचय मिलता है।
अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, दक्षिण भारत का इतिहास जानने में मुद्राओं का क्या महत्व है। देखिए, प्राचीन काल में प्रचलित मुद्राएं तथा सिक्के प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत है जानकारी के। इन पर खुदे अक्षर तत्कालीन लिपि का परिचय देते हैं, यानी उस पर जो लिखावट है वो लिपियों के बारे में बताते हैं। और इन पर जो चिन्ह बनाए जाते थे सिक्कों पर, वे तत्कालीन रुचियों की जानकारी देते कि उस समय किस चीज में लोग इंटरेस्टेड, जैसे कि हाथी का तो हाथी में लोग इंटरेस्टेड थे, या फूल पत्ती का तो फूल पत्ती में प्रकृति की प्रेमी थी, तो ऐसे हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, सिक्कों पर अंकित तिथियां क्रम निर्धारण में सहायता करती है कि भाई कौन सा राजा कब का है। ये सिक्कों पर पता, अधिकतर सिक्कों पर उसका सन भी पता चल जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किन्हीं 4 विदेशी यात्रियों के नाम लिखिए जिससे जानकारी मिलती हो। देखिए, मेगस्थनीज की पुस्तक कौन सी है, इंडिका। इस पुस्तक से काफी जानकारी मिलती है। स्ट्रैबो, मार्को पोलो, टॉलेमी, इन सभी ने काफी यात्राएं करी, जिसके माध्यम से तमाम जो जियोग्राफिकल जानकारी भी दी है। अगला क्वेश्चन है, तमिल साहित्य के बारे में लिखिए। देखिए, तमिल साहित्य दक्षिण भारत के इतिहास अध्ययन में अत्यंत उपादेय है। प्राचीनतम तमिल साहित्य, जिसे संगम साहित्य भी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है दक्षिण भारत का। अगर आपको इतिहास जानना है तो संगम साहित्य को आपको पढ़ना पड़ेगा। संगम साहित्य का ग्रंथ है तोलकाप्पियम, जिसको लिखा तोलकाप्पियम नाम के ऋषि ने, वो सबसे इंपॉर्टेंट ग्रंथ है। वही एक प्रकार से जो फेमस ग्रंथ है, जो माना जाता है। ये दक्षिण भारत के एक युग विशेष के इतिहास और संस्कृति के अध्ययन के बारे में एकमात्र स्रोत बचे हुए हैं। दक्षिण भारत का इतिहास जानने में कन्नड़ साहित्य का क्या योगदान है। क्योंकि दक्षिण भारत के इतिहास अध्ययन में कन्नड़ साहित्य का विशिष्ट स्थान है, महत्व है। तमिल भाषा के बाद अगर किसी भाषा को महत्व मिली दक्षिण भारत में तो उसे कन्नड़ भाषा। ठीक है, कन्नड़ों का क्रीड़ा स्थल मध्य दक्कन में स्थित कर्नाटक का प्रदेश रहा है। अगला क्वेश्चन आ चुका है, प्रश्न, कविराज मार्ग के रचनाकार कौन है। देखिए, राष्ट्रकूट नरेश नृपतुंग ने कविराज मार्ग की रचना करी। कविराज मार्ग एक पुस्तक का नाम है। किसी कन्नड़ गद्य लेखक का नाम देखिए। देखिए, दुर्विनीत जो था, ये ख्याति प्राप्त कन्नड़ गद्य लेखक माना जाता है, दुर्विनीत। नरसिंह वर्मन प्रथम कौन था। देखिए, नरसिंह वर्मन प्रथम महेंद्र वर्मन के पश्चात गद्दी पर बैठा। महेंद्र वर्मन प्रथम का पुत्र था नरसिंह वर्मन। यह पल्लव वंश का सबसे योग्य और प्रतापी शासक था, नरसिंह वर्मन प्रथम। चालुक्य वंश के सबसे प्रतापी शासक पुलकेशिन द्वितीय ने नरसिंह वर्मन प्रथम पर भी आक्रमण किया था। नरसिंह वर्मन प्रथम एक योग्य कूटनीतिज्ञ शासक था, अतः उसने लंका के नरेश मान वर्मा की सहायता से पुलकेशिन द्वितीय को पराजित भी कर दिया था। जिस पुलकेशिन द्वितीय का विजय रथ कोई नहीं रोक पाया था, उसको एक प्रकार से इसने पराजित कर दिया था। उसने उत्तर भारत में तमाम आक्रमण किया, उत्तर भारत के जो हर्षवर्धन थे उनको जीता, उनको पराजित किया, और ऐसे में उसको एक प्रकार से इसने पराजित कर दिया था। महेंद्र वर्मन, सॉरी, नरसिंह वर्मन प्रथम ने। पुलकेशिन द्वितीय युद्ध भूमि में ही मारा गया था। इस युद्ध में नरसिंह वर्मन ने चोलों, चेरों, पांड्यों पर भी आक्रमण किया और उन पर भी विजय प्राप्त करी थी। अगला क्वेश्चन आ चुका है, महेंद्र वर्मन के इतिहास का संक्षिप्त परिचय दीजिए। महेंद्र वर्मन, सिंह विष्णु की मृत्यु के बाद में महेंद्र वर्मन राजा बना। इस समय चालुक्य में पुलकेशिन द्वितीय राज्य कर रहा था। उसने महेंद्र वर्मन पर आक्रमण किया और महेंद्र वर्मन के हाथ से उत्तरी प्रदेश पुलकेशिन द्वितीय के हाथ में चला गया। पुलकेशिन द्वितीय ने यहाँ पर अकेले छोटे भाई, अपने छोटे भाई विष्णु वर्मन को गवर्नर नियुक्त कर दिया, और महेंद्र वर्मन अपने शासन के प्रारंभिक चरण में जैन था, परंतु बाद में शैव धर्म स्वीकार कर लेता है, और उसने मत विलास, गुणभार आदि उपाधियां भी धारण करी थी। उसने मत विलास प्रहसन नामक ग्रंथ भी एक प्रकार से लिखा था। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न, प्रयाग प्रशस्ति में किस पल्लव शासक का उल्लेख है। तो प्रयाग प्रशस्ति जो कि बेसिकली संबंधित है गुप्त वंश के शासकों से, समुद्रगुप्त से, उसमें दंती दुर्ग का नाम भी एक प्रकार से उल्लेख है पल्लव शासक के रूप में। पल्लव वंश के संस्थापक शासक के बारे में लिखिए। देखिए, बप्पदेव पल्लव वंश का प्रतिष्ठापक माने जाते हैं। बप्पदेव के अधीन आंध्रपद, तेलुगु आंध्रपद तथा तमिल तोंडमंडलम दोनों थे। आंध्रपद की राजधानी धानकोट यानी अमरावती के पास धरणीकोट तथा तोंडमंडलम की राजधानी थी कांची, यानी कि आधुनिक में जो कांचीवरम है वो रही होगी। अगला क्वेश्चन से, पल्लवों का संक्षेप में साहित्य का उदाहरण लिखिए। देखिए, पल्लव नरेशों ने साहित्य को विशेष प्रोत्साहन तथा संरक्षण प्रदान किया था। संस्कृत भाषा का प्रचलन अधिक था। पल्लव नरेशों ने इसे राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। राजकीय आदेशों, आज्ञापत्रों तथा अभिलेखों में उत्कृष्ट संस्कृत का प्रयोग किया गया है।
साथ ही अनेक स्थानीय भाषाएं प्रचलित थी। पल्लव नरेश महेंद्रमन ने मत विलास प्रहसन की रचना करके अपनी साहित्यिक प्रतिभा तथा अभिरुचि का परिचय भी दिया था। अगला क्वेश्चन, पल्लव युगीन 4 कलात्मक शैलियों के नाम लिखें। महेंद्र शैली, मामल्ल शैली, राजा सिंह शैली, अपराजित शैली। ये 4 शैलियां थी, कलात्मक शैलियां जो कि कलाओं को लेकर के थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मामल्ल शैली क्या थी? मामल्ल शैली की अगर बात की जाए बेटा, मामल्ल शैली जो है, इस शैली का विकास 625 ईस्वी से लेकर के 674 ईस्वी तक निश्चित किया जा सकता है। मामल्ल शैली का प्रमुख केंद्र था मामल्लपुरम। इस शैली के अनेक मंडपों तथा रथों का निर्माण हुआ। इस शैली के मंडपों की स्थापत्य कला विशेष उल्लेखनीय है, जो आज भी लोग एक प्रकार से जानते हैं। मामल्ल शैली के रथ 7 पैगोडा के नाम से भी प्रसिद्ध हैं, तो ये सभी लोगों को पता भी होगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगातार आपके लिए मैं लाता रहता हूँ। ठीक है, चलिए भाई, अगला क्वेश्चन आ चुका है। प्रश्न, गंग वंश पर टिप्पणी कीजिए। गंग राजवंश, देखिए, कदम्बों और पल्लवों के राज्यों के बीच आधुनिक मैसूर के दक्षिण में गंग राज्य स्थित था। इस स्थान को गंग वंश के साथ लंबे समय तक संबंध रहने के कारण से गंगवाड़ी कहा गया। गंग वंश का प्रारंभिक इतिहास अंधकारपूर्ण रहा है। अभिलेखों में इस वंश का प्रथम शासक कोंकणी बर्मन को बताया जाता है। गंग वंश का, उसे जाह्नवे कुल यानी गंगा का वंश तथा कान्वायन गोत्र कहा गया है। उसने कई युद्धों में ख्याति प्राप्त की थी। कोंकणी बर्मन ने अपने लिए एक समृद्धशाली राज्य का निर्माण कर लिया था। वह धर्म महाराजाधिराज की उपाधि धारण भी करता था, जो उसकी स्वतंत्र स्थिति का सूचक थी, क्योंकि उपाधियां वही राजा धारण करते थे जो एक प्रकार से स्वतंत्र होते थे, जो एक आध दो युद्ध जीते हुए होते थे। कोंकणी बर्मन का समय 400 ईस्वी के आसपास माना जा सकता है। गंगों की प्रारंभिक राजधानी कुलाल यानी कोलर थी, जो बाद में तलवार मतलब कि तलकाड़ हो जाती है। तो इस तरीके से गंग वंश था, ये बड़े प्रतापी शासक गंग वंश में हुए। इसके अलावा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न, भैया माधव प्रथम के बारे में आप क्या जानते हैं? कोंकणी बर्मन का पुत्र तथा उत्तराधिकारी था महाराजा धीराज माधव प्रथम, लगभग 425 ईस्वी में हुआ। वह एक विद्वान राजा था, जिसने दत्तक सूत्र पर टीका लिखने का श्रेय भी दिया था इसको। वह सभी शास्त्रों का ज्ञाता था माधव प्रथम। इसके बाद आर्य वर्मा यानी लगभग 450 ईस्वी का शासक बना। वह योद्धा होने के साथ साथ शस्त्र, इतिहास, पुराणों का भी ज्ञान ज्ञाता था। शास्त्र, इतिहास, पुराण भी जानता था। उसके तथा उसके छोटे भाई कृष्ण वर्मा के बीच राज सिंहासन को लेकर के विवाद हुआ था, युद्ध हुआ था। आर्य वर्मा को पल्लव नरेश से सहायता मिली और इस संघर्ष के फलस्वरूप गंग राज दोनों भाइयों के बीच में आधा आधा बढ़ जाता है। दोनों ने अपने अपने पुत्र का नाम सिंह वर्मा रखा। उसके काल में भी गंग राज का विभाजन कायम रहा। आर्य वर्मा के पुत्र सिंह वर्मा को पल्लव नरेश स्कंद वर्मा ने राजा बनाया गया था। उसका विवाह कदम्ब नरेश कृष्ण वर्मा प्रथम की बहन से हुआ था। परवर्ती लेखों के अनुसार इस विवाह से अभिनीत नामक पुत्र हुआ था। वह बचपन में ही राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया गया था कि भाई अब यही लड़का जो है राजा बनेगा। अगला प्रश्न, गंग नरेश दुर्विनीत पर टिप्पणी कीजिए। ये गंग नरेश दुर्विनीत लगभग 540 ईस्वी से 600 ईस्वी तक शासन संभाला। दुर्विनीत ने अपने वंश को पल्लवों की अधीनता से मुक्त करवाया। उसने पुन्नाड़ दक्षिण मैसूर तथा कोंगो देश की विजय पर किया। उसका चालुक्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रहा। वह संस्कृत का महान विद्वान भी था, गंग नरेश दुर्विनीत। इसके बाद स्त्री पुरुष 728 से 788 ईस्वी इस वंश का एक महत्वपूर्ण शासक हुआ। इसके समय में कोंगो प्रदेश के ऊपर पांड्यों का अधिकार हो गया तथा वह पांड्यों की अधीनता में शासन करने लगता है, यानी पांड्यों की अधीनता स्वीकार कर लेता है दुर्विनीत। उसने अपनी राजधानी मान्यपुर से स्थानांतरित कर दिया। स्त्री पुरुष का शासन समृद्धि का काल था। तब स्त्री पुरुष ने एक प्रकार से पांड्यों की अधीनता स्वीकार कर ली थी, क्योंकि स्त्री पुरुष जो है गंग नरेश दुर्विनीत के बाद वे गद्दी पर बैठा था 728 से 788 तक। नोलम्ब वाडी यानी चित्तल दुर्ग जिला के लोग उसकी अधीनता मानते थे। इस तरीके से आप लोगों ने चीजों को देखा और समझा। अगर इसकी आपको पीडीएफ प्राप्त करनी तो पीडीएफ भी आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप एसएमएस कर सकते हैं। मात्र 100 रुपीज फीस में आपके लिए पीडीएफ रख दी गई है। सभी सब्जेक्ट की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। 91 61 93 60 62 पर तुरंत एसएमएस कीजिए। इस नंबर पर व्हाट्सएप पर एसएमएस कीजिए अपना नाम,
अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, ठीक है, और अपने सब्जेक्ट के नेम में करके आपको भेज देना है। मात्र 100 रुपये फीस रखी गई है। 100 रुपये फीस में आपके लिए सभी व्यवस्था कर दी गई। 100 रुपये फीस में आपको क्या क्या मिलेगा, इसके अंदर भेजेंगे, उसी पर आपको 100 रुपये फीस जमा कर देनी होगी। उसके बाद में आपको सभी सब्जेक्ट का, यानी जो भी आपका मेजर सब्जेक्ट होगा 3 और माइनर सब्जेक्ट जो मैं पढ़ाता हूँ वो सारे माइनर नहीं होंगे। आपकी परीक्षा चाहे एमसीक्यूज बेस्ड हो, ठीक है, एमसीक्यूज हो, चाहे परीक्षा आपकी लिखित हो, दोनों टाइप की परीक्षाओं की तैयारी आपकी हो जाएगी। ये बात आप ध्यान रखिएगा। जैसे कि आपको बता दूं कि कई विश्वविद्यालय की परीक्षा से डीडीयू हो गया, ठीक है, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी हो गया, लखनऊ विश्वविद्यालय हो गया, इसके अलावा यम यसिमा शाकुंभरी यूनिवर्सिटी हो गया, MJPRU हो गया, ठीक है, इसके अलावा राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी हो गया, इसके अलावा और भी आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आगरा विश्वविद्यालय हो गया, ठीक है, आपका CSJMU हो गया, छत्रपति शिवाजी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय। ये सब विश्वविद्यालय जो है आपकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव करवाते हैं, तो इन सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। इसके अलावा लिखित वालों के लिए ये सब परीक्षा ऑब्जेक्टिव करवाते हैं। इसके अलावा लिखित कौन करवाते हैं, लिखित वाले बच्चे जैसे राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी हो गए, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी वाले बच्चे, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाले बच्चे, ठीक है। इसके अलावा और भी तमाम बच्चे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आप जो है CCSU से हैं, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय से हैं, आप प्रोफेसर रज्जू भैया से हैं, ठीक है, आप प्रोफेसर रज्जू भैया से हैं। जैसे इसके अलावा और भी आपका और विश्वविद्यालय आपके जो छूट रहे हैं, मेरे सब जो बच रहे हैं, महाराजा सुहेलदेव जिसका पेपर हो चुका है, ठीक है, MSDU के हैं, या आप जननायक चंद्रशेखर बलिया JNCU से हैं, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय से हैं, या ऐसे किसी विश्वविद्यालय से जिनकी परीक्षा जो है ऑब्जेक्टिव होती है, लिखित होती है। दोनों टाइप का आपको तैयारी मिल जाएगी मात्र 100 रुपए फीस में। 91 61 93 60 62 पर आप SMS करें और मात्र 100 रुपए फीस में आप सभी सब्जेक्ट की तैयारी कर पाएंगे PDF नोट्स के साथ। तो 4th सेमेस्टर का जिन बच्चों को कोर्स लेना वो जोड़ सकते हैं, और जो बच्चे चाहते हैं कि 4th सेमेस्टर का भी हमको चाहिए और 5th सेमेस्टर में भी इसके साथ अगर हमको जोड़ दे गुरुजी ज्यादा बेटर रहेगा, तो उनके लिए एक प्रकार से मात्र 150 रुपए फीस लगेगी। 150 रुपए फीस में उनका 4th सेमेस्टर का जो है इंपॉर्टेंट चीज है और 5th सेमेस्टर की पूरी क्लास आपको मिलती रहेगी। तो जिनको भी जुड़ना वो जुड़ सकते हैं। उसमें 6 महीने तक आपको 6 सेमेस्टर मतलब 5th सेमेस्टर पूरा पढ़ाया जाएगा। तो अभी जुड़ जाए, नहीं तो बाद में आप कहते हैं गुरुजी 1 महीने ही पढ़ाए हो, 1 महीने, तो आप बाद में जुड़ोगे तो आप बाद में बस 1 महीने आज जुड़ोगे तो आप जब तक 4th सेमेस्टर होगा तब तक 4th सेमेस्टर पढ़ोगे, ठीक है। आज जुड़ोगे तो 100 रुपए लग जाएंगे उसके लिए भी, और जरूरी नहीं कि वो एक प्रकार से आप 6 महीने पढ़ेंगे 100 रुपए में, नहीं। आपको जो भी सब्जेक्ट आपका होगा आपका PDF उसके पास में PDF भेज दीजिएगा, वीडियो लिंक भेज दी जाएगी और लाइव क्लास वाले ग्रुप में जोड़ देगा। जब भी क्लास होगी तो आपको ग्रुप की लिंक मिलती रहेगी। तो ये सब चीजें आपको मिलेंगी। लेकिन अगर आप 5th सेमेस्टर में जुड़ेंगे तो आपका फायदा होगा, अभी से जुड़ जाएंगे तो आपका फायदा ये होगा, जब भी क्लास होगी तो उसमें लिंक जाएगी जैसे क्लास शुरू होगी तब, ठीक है। तो आपको बस 50 रुपए आपको कम, ऐसे बाद में जुड़ेंगे तो 5th सेमेस्टर की फीस भी आपकी कितने लगेगी, 100 रुपए लगेगी, ठीक है। लेकिन अगर अभी जुड़ेंगे तो केवल 150 में 4th और 5th दोनों हो जाएगा। जिनको भी जुड़ना है जुड़ सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी सब्जेक्ट जियोग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, हिंदी, जो भी सब्जेक्ट, संस्कृत, सबका आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।